नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? चलिए आज मैं आपके सामने जहाँ संविधान की हिस्ट्री हमने छोड़ी थी, मैं हिस्ट्री के उसी पार्ट को शुरू कर रहा हूँ और मैं आज आपको समझाता हूँ एक-एक कड़ी। याद होगा आपको, हम लोग जो हैं लास्ट 1919 का अधिनियम पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक बात है, 1919 का अधिनियम हमने लास्ट पढ़ लिया था, 1909 का अधिनियम। लास्ट हमने 1909 का, आपको याद हो, मार्ले मिंटो पढ़ लिया था। ठीक बात है, मार्ले मिंटो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं हम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप आराम से समझिए, बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। देखिए क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पहले तो आपको ये समझना चाहिए मॉन्टेग्यू कौन है। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सचिव के पद पर थे। ठीक बात है। और जो आपके चेम्सफोर्ड हैं, ये आपके गवर्नर जनरल थे। आप गवर्नर जनरल कहिए चाहे आप वाइसराय कहिए, एक ही बात है। इनका काल 1916 से 1921 तक ये भारत में सर्व करेंगे, 5 साल में। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ इनके एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब कौन थे गवर्नर जनरल? यही थे। नंबर एक क्वेश्चन अगर जो हम देख लें। नंबर दो क्वेश्चन, जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान भी यही थे। नंबर दो क्वेश्चन। और नंबर तीन क्वेश्चन अगर जो मैं बात करूं, 1919 के सुधारों के समय भी कौन है आपके? यही हैं चेम्सफोर्ड। तो चलिए इन्हीं से संबंधित हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। चलिए पहले मैं आता हूँ भारत सचिव पे और इनसे संबंधित एक जानकारी है वो साझा कर लेते हैं। देखिए एक ना इन्होंने 20 अगस्त 1917 की घोषणा की। ठीक बात, पेपर में इसकी डेट भी आई हुई है, आपको पता हो। 20 अगस्त 1917 की घोषणा, कहीं कहीं इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। ठीक बात है। क्या कहा था भारत सचिव ने? ये घोषणा, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद करनी चाहिए। इस घोषणा में कहा गया था कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर या धीरे धीरे एक ही बात है, शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। ठीक होगी बात, किसकी भूमिका? भारतीयों की भूमिका बढ़ाएंगे, ये बात कही गई थी। तो यही घोषणा जो है 1919 के शासन का आधार बनेगी। इसमें आप देख रहे हैं, यानी कि भारतीयों को धीरे धीरे शासन में शामिल किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट घोषणा है। इसके अलावा पहली बार 1919 के चार्टर, आप जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसका जो आधार था ये घोषणा थी। और इस घोषणा में पहली बार उत्तरदायी शासन प्रणाली का शब्द प्रयोग किया था। उत्तरदायी शासन प्रणाली शब्द का जो प्रयोग हुआ था पहली बार, इसी में हुआ था। याद रखिएगा आप, है ना, ये शब्द जो है पहली बार इसी में प्रयोग हुआ है। ठीक हो गई बात? तो आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आता हूं आपके साथ कि क्या क्या कारण थे कि जो अ, ये घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में चलते हैं अगली स्लाइड में। चलिए मैं आता हूं, तो सबसे पहले डिस्कस करता हूं कारण कि 1919 के जो सुधार हुए हैं उसका आधार कौन कौन से कारण बनेंगे। सबसे पहले तो इस समय मुस्लिम वर्ग नाराज है। मुस्लिम वर्ग क्या है? मुस्लिम वर्ग ब्रिटिश सरकार से नाराज है। आप कहेंगे ये क्यों नाराज है, तो हमें देखना चाहिए। देखिए नंबर एक, 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था तो इससे मुस्लिम वर्ग जो था, जिसको इनसे लाभ हो रहा था, वो वर्ग इससे नाराज था। नंबर दो अगर जो बात करूं मैं कारण की, तो देखिए बाल्कन युद्ध हुआ था। बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुआ था। बाल्कन युद्ध की अगर जो बात करूं, इसमें क्या हुआ था? एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ ये यूरोपीय शक्ति में कौन? यूरोपीय शक्ति में ये आपके अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि ये तुर्की जो थे मुस्लिम वर्सेस
क्रॉस की लड़ाई थी। और जो ये टर्की के खलीफा थे, ये इस्लाम जगत के धर्म गुरु थे। इस्लाम जगत के धर्म गुरु थे, तो इससे मुस्लिम वर्ग जो थे वो क्या थे, मुस्लिम वर्ग नाराज थे। ठीक होगी बात। तीसरी अगर जो बात करूं मैं इस समय, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की क्या विशेषता थी, इसमें पहली बार जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आ गए थे और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। हालांकि ये समझौते के अंतर्गत कई ऐसे बिंदु थे जो नहीं कांग्रेस को स्वीकार करने चाहिए थे। कांग्रेस ने इसके द्वारा पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया था, जो कांग्रेस की भूल सिद्ध होगा आगे जाके। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ गए थे। जो 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, अब उसका आधार जो है मुस्लिम लीग जो है धीरे धीरे कांग्रेस के करीब आ रही थी, और जिस कारण से अंग्रेजों के खिलाफ एक आ, आम जनता की मतलब एक समूह तैयार हो रहा था, तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सुधार, अंग्रेजी सरकार से सुधार चाहता था। ठीक होगी बात। चलिए, उसके बाद और क्या चीजें हैं देख लेते हैं हम, और कारण देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो 1914 से 1918 तक रहेगा। चलिए, इसमें भारतीयों की क्या भूमिका थी, जिसमें गांधी जी भी थे। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, ब्रिटिश सरकार का क्या किया, सहयोग किया। ठीक होगी बात। अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया तो इन्हें लगता था कि हमें क्या देंगे, हमें रियायतें देंगे। ठीक बात है। देखिए, इस युद्ध से कई कारण हुए थे। भारत पर कर्जा बढ़ा था इस युद्ध से ना, लेकिन भारतीयों ने पूरा सहयोग दिया था। और इस युद्ध की मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रिटेन जब इस युद्ध में लड़ रहा था ना यूरोप में, तो ब्रिटेन क्या कह रहा था कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। आत्मनिर्णय का मतलब जनता को अपने निर्णय करने की खुद जिम्मेदार बनाना चाहिए, जनता खुद आत्मनिर्णय करे, यानी जनता की बात मानी जानी चाहिए। अब इस बात को लेकर के जब ब्रिटेन ने अपने पक्ष में ये रखा था कि मैं जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, आत्मनिर्णय के मूल्यों के लिए लड़ रहा हूँ, तो इन नैतिक बिंदुओं पर, यानी इन नैतिक शब्दों पर ही भारतीयों ने सहयोग किया था। क्योंकि भारतीयों को लगता था, भारतीयों को क्या लगता था, जो ये आत्मनिर्णय की बात ब्रिटेन यूरोप में कर रहा है, ये भारत को भी कहेगा कि आप भी आत्मनिर्णय करिए, यानी कि अब भारत के ऊपर शासन करने में भारतीयों की भूमिका बढ़ेगी। इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं 20 अगस्त 1917 की घोषणा को इसी से अटैच कर सकते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा अन्य क्या कारण हो सकते हैं आप देख सकते हैं, अगर जो मैं बात करूं तो देखिए, एक वर्ग जो था जिनमें मुख्य रूप से कम्युनिस्ट थे, एक वर्ग कम्युनिस्ट थे, वो भी नाराज थे पृथक आरक्षण द्वारा। ठीक है, पृथक आरक्षण दिया गया था मुस्लिमों को। ये जो पृथक आरक्षण दिया गया था मुस्लिमों को, इसमें बड़ा ही अन्याय किया गया था। अन्याय क्या किया गया था, उनको जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा स्थान आरक्षित किए गए थे। तो ये वर्ग भी ब्रिटिश सरकार से नाराज था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसी आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सुधार किए हैं। ठीक है, चलिए आइए चलिए शुरू करते हैं इसके प्रमुख प्रावधान। तो क्या क्या प्रमुख प्रावधान रहे हैं 1919 के अधिनियम के, उन पर चर्चा कर लेते हैं, प्रमुख प्रावधानों पर। ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुए वो आपको समझना चाहिए। ब्रिटेन में परिवर्तन, ठीक है, वो आप मैं बिंदुवार बता देता हूँ, एक एक करके हम सारे पे चलेंगे। ठीक है, ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुए। देखिए, 1793 में अगर जो मैं बात करूँ, भारत सचिव का जो पद था, भारत सचिव का जो वेतन था, वो भारतीय राजस्व से मिलता था। किससे मिलता था, भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब इसे बंद कर दिया गया और इसे ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक बात है ये। किससे दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं नंबर एक बात। दूसरा क्या चेंज हुआ जिसे हमें समझना चाहिए,
देखिए इस समय एक नया पद बनाया गया, एक नया पद बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया भारतीय उच्चायुक्त, भारतीय उच्च आयुक्त कहा गया। ठीक बात है, भारतीय उच्चायुक्त कहा गया, और इसे गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनाया गया। ठीक होगी बात, गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बना दिया गया भारतीय उच्चायुक्त को। और इसका वेतन, अब आप देखिए शिफ्ट कर दिया ना बात को, मैं घुमा फिरा के, इसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो कुछ हटा नहीं है, आप ये समझ लीजिए, एक हटाया था दूसरा वेतन डाल दिया गया है ना। और भारतीय, आप कहेंगे भारतीय उच्चायुक्त का काम क्या है, तो भारत सचिव की बहुत से कार्य इसे दे दिए गए, भारत सचिव के बहुत से कार्य किसे सौंप दिए गए, इसे सौंप दिए गए भारतीय उच्च आयुक्त को। ठीक बात है, चलिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, ये तो हुए परिवर्तन आपके ब्रिटेन में। अब भारत सरकार में क्या परिवर्तन हुए उस पर आ जाते हैं, भारत सरकार में परिवर्तन। तो ये देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। बिंदुवार चल रहा हूं मैं, पहले लंदन, लंदन से अब भारत में आ गया। चलिए, भारत सरकार में आप जानते हैं एक कार्यकारिणी होती थी। कार्यकारिणी क्या होती थी, कार्यकारिणी होती थी जो बनाए गए नियमों को लागू करती थी। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य होते थे, इसे कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते थे, परिषद के सदस्य होते थे। ठीक बात है। अब ये क्या कहा गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसमें 8 सदस्य होंगे, और इस 8 में से 3 भारतीय होंगे। ठीक होगी बात, तो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 भारतीय होंगे। अब इन 3 भारतीयों को क्या काम सौंपा गया, इन्हें मंत्रालय दे दिए गए, विधि, श्रम, स्वास्थ्य आदि विभाग जो है इन्हें दे दिए गए, भारतीय सदस्यों को दे दिए गए ये विभाग। ठीक हो गए बात, देख सकते हैं। उसके अलावा और क्या चेंज हुआ, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए आपको याद होगा, कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की थी, आपको याद होगा 1861 के अधिनियम द्वारा, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया था। अब जाकर भारतीयों को ये मंत्रालय मिले, विधि, श्रम, स्वास्थ्य, ये पद भारतीय विभाग भारतीयों को दे दिए गए। उसके अलावा और क्या सुधार किया गया वो देख लेते हैं। ठीक होगी बात, देखिए और क्या सुधार किया गया वो देखिए आप। नंबर 2, जो केंद्रीय विषय थे, ठीक है जी, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय को 2 पार्ट में बांट दिया गया। 2 पार्ट कौन कौन से, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। यानी कि अब केंद्र के विषय और प्रांत के विषय दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक होगी बात। केंद्र के विषय कैसे होंगे आप देखिए, जैसे विदेश मामले, ये सब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, रक्षा, ठीक होगी बात। उसके अलावा राजनीतिक संबंध, संचार, ठीक है, ये सारे के सारे किसके, गवर्नर जनरल के पास। इसके अलावा जो अगर इन सूची में नहीं होंगे ना, अपशिष्ट शक्ति, अपशिष्ट शक्ति वो भी गवर्नर जनरल यानी केंद्र के पास गई। ठीक होगी बात। और प्रांतीय विषयों की अगर जो बात करूं, प्रांतीय विषयों की, तो प्रांतीय विषयों में स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ठीक बात है, शिक्षा, चिकित्सा, आप देख सकते हैं, अकाल, ठीक होगी बात, शांति व्यवस्था, ये सारे के सारे किसे दे दिए गए, सारे के सारे विषय प्रांतों को दे दिए गए। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन हुआ, उसे देख लीजिए आप। ठीक होगी बात, चलिए मैं इसका मूल्यांकन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, फिर हम आगे चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 3 भारतीय आ गए तो ये तो महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं इसका अभी मूल्यांकन करते हैं। आइए देखते हैं क्या था इन 3 भारतीयों का रोल। देखिए ये भले ही 3 भारतीय थे, आप जाके अगर मैं इसकी आलोचना करने लगूँ ना, तो आलोचना का आधार क्या करूँ, मैं कहूँ कि 3 भारतीय थे आउट ऑफ 8, आप जानते हैं। चलिए
अब इनको विभाग क्या दिया गया, विधि, इन्हें दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा। तो कोई भी महत्वपूर्ण विभाग भारतीयों के पास नहीं। ठीक बात है, कोई भी महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। आप देख ही रहे हैं, अभी हमने बात की थी कि कौन से विभाग दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं विधि, श्रम, यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य आदि विभाग दिए गए थे। इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। नंबर एक स्तर पे आलोचना कर देते हैं। नंबर दो स्तर पे अगर जो मुझे आलोचना करनी हो, तो ये तीन सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी? ये तीन सदस्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी। अब आप ये बताइए, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? ये विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं। अब कोई विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो वो क्या जरूरत है उसे, वो जब गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी है तो गवर्नर जनरल के अनुसार काम करेगा नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं क्या भूमिका थी इन भारतीयों की, आप समझ गए होंगे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात कर लेता हूँ केंद्रीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहले आ जाइए, आप जानते हैं केंद्र में विधानमंडल होता था। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको स्प्लिट करके इसके दो सदन कर दिए गए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या किया गया, दो सदन कर दिए गए। अब दो सदन कौन कौन से किए गए वो देख लीजिए आप, आ जाइए मेरे साथ। चलिए, तो दो सदन हुए, एक तो हुआ राज्य परिषद, एक का नाम हुआ राज्य परिषद, और दूसरे का नाम हुआ केंद्रीय विधान सभा। ठीक होगी बात, एक का नाम हुआ केंद्रीय विधानसभा और एक का नाम हुआ राज्य परिषद। ठीक बात है। राज्य परिषद को मैं अगर कहूँ उच्च सदन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उच्च सदन की। इसके जो कार्यकाल था, कार्यकाल इसका 5 साल के लिए था जो सदस्य इसमें आएंगे। इसके सदस्यों को क्या कहते थे पता है आपको? इसके सदस्यों को माननीय कहकर संबोधित करते थे। ठीक होगी बात। राज्य परिषद में कितने सदस्य होने थे? 60 सदस्य आने थे। ठीक हो गई बात, 60 सदस्य आने थे। 60 सदस्यों का सेपरेशन कैसे किया गया था आप वो देख लीजिए। 60 में से 34 निर्वाचित। ठीक होगी बात, और बचे कितने? बचे आपके 26। 26 आपके गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल 19 को मनोनीत करेगा। 19 भी ऐसे बटे हुए थे, 26 भी ऐसे बटे हुए थे 19 और 7 में। जो 19 थे ना, ये 19 तो थे सरकारी और 7 थे आपके गैर सरकारी। तो इस तरह से गवर्नर जनरल इन 26 सदस्यों को मनोनीत करेगा। एक सेक्शन तो ये हो गया। अब इन 34 का चुनाव कैसे होना था ये आप देख लीजिए। इनका ऐसे बटा हुआ था 20, 10, 3 और 1। ठीक होगी बात। 20 जो थे इनका चुनाव साधारण निर्वाचन द्वारा। साधारण निर्वाचन का मतलब हो गया इनका कोई भी आरक्षण वगैरह के द्वारा नहीं था। सामान्य जनता जिन्हें वोट देने का अधिकार है उनके द्वारा चुने जाने। 10 सीटें मुस्लिमों के लिए, यानी कि पृथक आरक्षण। आप देखिए मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन द्वारा आनी थी ये 10। ठीक हो गई बात, तो आप देख सकते हैं ये 3 कहाँ से आए, 3 यूरोपियों के पृथक निर्वाचन द्वारा। अब आप यहाँ पर एक बात समझेंगे, और एक सिख सदस्य। तो 1909 में अगर आपको याद हो मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण किया गया था। 1919 में उसे मुस्लिमों के साथ साथ सिखों और यूरोपियों को लिए भी विस्तारित कर दिया जाएगा। 3 सदस्य यूरोपियों के लिए और एक सदस्य किसका, सिखों के लिए भी आरक्षित कर दिया गया। अब मैं आपसे पूछूं कौन देता था वोट? तो देखिए इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या क्या योग्यता थी वोट देने का अधिकार किसे था। ठीक है, जो हमने 20 सदस्य निर्वाचित करे इन्हें कौन करता था वोट? देखिए वोट देने के लिए आर्थिक योग्यता थी, जैसे कि 10,000 रुपये जिसकी वार्षिक आय होगी ना वो वोट देगा। अब बताइए आप क्या मतलब आर्थिक योग्यता लगा रखी है। दूसरा, या 750 रुपये, या ये हो या ये हो, 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हूँ, मिनिमम है ये। देखिए
इन दोनों में से एक होनी चाहिए, या तो 10,000 रुपये वार्षिक आय हो जिसकी व्यक्ति की, या और वो या 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। एक योग्यता तो ये थी, ठीक बात है। तो दूसरी योग्यता नंबर 2 बिंदु, ये नंबर 1 है, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। नंबर 2 बिंदु क्या था, आप देख सकते हैं, किसी विधानमंडल में कार्य करने का अनुभव हो। आप बताइए, विधानमंडल का अनुभव हो, क्या मजाक था ये? देखिए आप, इसे आप ये मत कहिए निर्वाचन हो रहा है, या विश्वविद्यालय का सीनेटर रहा हो। ठीक बात है, विश्वविद्यालय में क्या रहा हो, विश्वविद्यालय में सीनेट का सदस्य रहा हो। अब आप बताइए, सीनेट का सदस्य रहा हो तो ये आम जनता के लिए थोड़ी है, इन्हें मिला वोट का अधिकार, तो आम जनता को नहीं मिला। आप इसका मजाक जानते हैं? जो ये निर्वाचन हुआ ना 1920 के आसपास, उस समय भारत की आबादी 24 करोड़ थी, और पता है कितने लोगों को वोट का अधिकार मिला था इस योग्यता के द्वारा? 17,364 लोगों को वोट का अधिकार मिला था 24 करोड़ में से। तो इसे आप क्या बोलेंगे, उत्तरदायी सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। ये तो एक तरीके की लीपापोती और दिखावा है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है लड़ रही थी, उसमें अपने ऊपर नैतिकता का कवच ओढ़ रखा था, और वो दिखा रही थी कि हम नैतिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, और वास्तव में उसी का दिखावा भारत में किया गया और अनैतिकता की गई। ठीक होगी बात? चलिए, अब मैं केंद्रीय विधानमंडल सभा में भी आ जाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य होने थे? 145 सदस्य होने थे। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होना था। 145 में से 104 निर्वाचित, ठीक होगी बात, और दूसरा 41 मनोनीत। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। अब ये 104 निर्वाचित में से पता है कैसे बटे होते? 52 साधारण निर्वाचन द्वारा, ठीक हो गई बात। 32 32 क्या थे? आरक्षण द्वारा, जिसमें से 30 मुस्लिम और 2 सिख के लिए सीटें आरक्षित की गई। पृथक आरक्षण है ये, यानी मुस्लिम जहाँ खड़ा होगा उसे मुस्लिम ही वोट देंगे। देखिए इस तरह से ड्रामा किया गया था ये भारत को बांटने का। इसके अलावा कितने रह गए? 84 हो गए। 84 हो गए तो 20 रह गए। 20 कहाँ से आते थे? 20 विशेष निर्वाचन द्वारा। विशेष कैसे? भूमिपति, 7 तो भूमिपति चुनेंगे 20 में से, ठीक होगी बात, प्लस 9 यूरोपीय चुनेंगे। लो, यूरोपियों के लिए भी आरक्षण। 9 7 16 हो गए, और चार चार भारतीय व्यापारी। तो देख लिया आपने कैसे बांटा जा रहा है भारत को, कहीं भूमिपतियों में, कहीं हिंदू मुस्लिम में, कहीं यूरोपीय सिखों में, इस तरह से, मतलब इस तरह से डिवीजन पैदा किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बात करूं मैं इन मनोनीत सदस्यों की, तो इन मनोनीत सदस्यों में 26 और 15 थे। 26 सरकारी होने थे और 15 गैर सरकारी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मतदाता की योग्यता, यहाँ पर वोट देने का अधिकार क्या था वो आप देख लीजिए। 15 रुपये मासिक किराया देता हो व्यक्ति, 15 रुपये मासिक किराया देता हो, सालाना कितना हो जाएगा? 180 रुपये हो जाएगा, है ना? या 15 रुपये नगर पालिका को कर देता हो, ठीक होगी बात। इसके अलावा और भी आर्थिक योग्यताएं थी। 2,000 रुपये वार्षिक आय हो उसकी, इस तरह से योग्यता लगाई गई थी। 50 रुपये का भूमि कर देता हो वार्षिक, 50 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। तो इस तरह से चुनाव प्रणाली का ड्रामा किया गया था और मजाक बना रखा था। देखिए कभी भी आप ये पूरा ऐसे याद नहीं करते कि इतनी सीटें नहीं। जब आप कभी मेंस लिखें तो मूल्यांकन करेंगे तो आपको देखिए कितने बिंदु मिलेंगे कि चुनाव का दिखावा किया गया, सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य इस तरह बांटा गया। ठीक है, कहने को उत्तरदायी सरकार थी, लेकिन उत्तरदायित्व का तत्व कहीं दिखता नहीं है। ये आदि आदि चीजें आप अपने व्याख्यान में कहेंगे, ठीक होगी बात। इसके अलावा इनको शक्तियां क्या दी गई वो तो देख लीजिए आप। चलिए देख लेते हैं इनको शक्तियां क्या दी गई। शक्तियां के नाम पे ये कहा गया कि जो ये विधानमंडल है ना, ये क्या कानून बना सकते हैं। बढ़िया बात है, देखिए आलोचना कर देंगे यहाँ पर भी एक बिंदु। चलिए, उसे बदलने, सही बात है, रद्द करने,
ठीक बात है, क्या करने, रद्द करने, बदलने, रद्द करने, समस्त समस्त भारत के लिए कानून बनाने आदि का अधिकार दिया गया। तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, शक्तियां दी गई, लेकिन यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ जिसे कहूंगा मैं परंतु। परंतु क्या था? परंतु ये था, गवर्नर जनरल कानून इनके रद्द कर सकता था। देखा आपने, यानी गवर्नर जनरल को इनके कानून को रद्द कर सकता था, गवर्नर जनरल उसे वीटो कर सकता था। देसी रियासतों पर ये कानून नहीं बना सकते थे, देसी रियासतों के मामले इनके क्षेत्र से बाहर थे, के मामले बाहर। ठीक होगी बात। इसके अलावा रीति रिवाज, धर्म आदि सारे मामले इनके क्षेत्र से बाहर थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या किया गया था, गवर्नर जनरल अध्यादेश भी ला सकता था 6 महीने के लिए, अध्यादेश ला करके कानून बना सकता था जो 6 महीने के लिए प्रभावी होता था। तो आप देख सकते हैं, पहले तो चुनाव प्रणाली में दिखावा, फिर शक्तियों का दिखावा, इस प्रकार से एक तरीके से सारा दिखावा ही किया गया है, लिपापोती है ये, और कुछ नहीं है। ठीक होगी बात। चलिए, तो ये तो हुआ केंद्र में, पहले मैंने आपको बताया लंदन में, फिर मैंने आपको बताया भारत सरकार में क्या सुधार हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ प्रांतों में क्या सुधार किए गए, जो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया। ठीक बात है, क्या लगाया गया, दोहरा शासन लगाया गया। आप कहेंगे दोहरा शासन क्या, इसे और क्या कहते हैं, द्वैध शासन। ठीक बात है। पेपर में ये कई बार डायरकी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरकी के नाम से आया है। तो किस गवर्नर जनरल के समय डायरकी हो रहा है, आप देख लीजिए। इसमें क्या किया गया, पहले हमने कहा था कि केंद्र में, केंद्र के विषयों को दो पार्ट में बांट दिया गया, यानी केंद्र के विषय अलग और प्रांत के विषय अलग। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्रांतीय विषयों को, ठीक बात है, किसे, प्रांतीय विषयों को दो पार्ट में बांटा जा रहा है, आप देख लीजिएगा, एक और दो। प्रांत के विषय अब दो पार्ट में बांटे जा रहे हैं, एक हो गया आपका आरक्षित और एक हो गया आपका हस्तांतरित। तो प्रांतीय विषय दो पार्ट में बांट दिए गए। आरक्षित, आरक्षित विषय वो थे जिस पर प्रांत का गवर्नर और उसकी परिषद, परिषद में कैसे सदस्य होते थे, सारे मनोनीत होते थे, परिषद मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक होगी बात नंबर एक। बात ठीक है, ये किसके, ये कहीं किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं, कहीं आप कहने लगे कि ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी नहीं। नंबर तीन, और क्या गया, इसे कौन से विषय दिए गए, देखिए, वित्त, भूमि कर, अकाल, न्याय, ठीक होगी बात, पुलिस, समाचार पत्र, ठीक होगी, छापा खाना, जिनसे अंग्रेजों को महत्वपूर्ण लगे, जो इनके, जिनसे ये भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके, कारखाने, बिजली, जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे सारे के सारे, जलमार्ग, ये सारे के सारे आरक्षित विषयों में रखे गए। और ये रखे गए हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय का मतलब हो गया इस पे गवर्नर जनरल जो है मंत्री की सहायता से बनाता था कानून। अब मंत्री कौन है, मंत्री है निर्वाचित सदस्य। ठीक बात है, निर्वाचित। अब आप देख लीजिए, ये उत्तरदायी थे शासन के लिए, है ना, यही तो फर्क है, वो उत्तरदायी नहीं थे, ये क्या है, ये उत्तरदायी हैं। चलिए, उसके अलावा गवर्नर जनरल और राज्य सचिव, जो भारत सचिव जिसे कहते हैं, उन वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनके मामलों में हस्तक्षेप क्या कर दिया गया, न्यून कर दिया गया, यानी कि जो विषय इन्हें दिए जाएंगे उन पर कानून ये बनाएंगे। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। इन्हें कैसे विषय दिए गए, शिक्षा, स्कूल खोल लीजिए, पुस्तकालय खोल लीजिए, संग्रहालय खोल लीजिए, ठीक बात है, म्यूजियम बनाइए, स्थानीय शासन करिए, ये सारे के सारे विषय इन्हें दे दिए गए। स्थानीय शासन, चिकित्सालय, ये सारे के सारे विषय इन्हें दे दिए गए। अब आप बताइए, इस तरह के विषय दे दिए गए, लेकिन वित्त कहाँ है, देखिए वित्त यहाँ है, वित्त यहाँ है, और विकास के काम इन्हें दे दिए गए। अब गवर्नर जनरल को जो ठीक, गवर्नर को, प्रांत के गवर्नर को जो ठीक नहीं लगेगा उसके लिए पैसा देगा, उसको साइन ही नहीं करेगा।
तो इसका मतलब ये भी अब ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जिनसे ब्रिटिश सरकार की अस्मिता या उनकी स्थिति को खतरा पहुंचता हो। ठीक बात है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, पता है जो ये निर्वाचित व्यक्ति थे इन्हें हम मंत्री कह रहे हैं, ये कैसे कानून बनाते थे? कहीं आप सोचते हो सारे इकट्ठे होकर? ना, पता है गवर्नर बैठता था और जो विषय मंत्री का होता था, जिस मंत्री का, वो उससे चर्चा करता था अलग अलग। मंत्री स्वास्थ्य वाला स्वास्थ्य मंत्री चर्चा कर रहा है, गवर्नर फिर शिक्षा वाले से शिक्षा वाले मंत्री से चर्चा कर रहा है। मतलब इन्होंने जो चर्चा का सामूहिक डिस्कशन था वो सारा का सारा, कहीं आप सोचे मंत्रणा, ये तो कमरे में बात करते थे और बाद में गवर्नर जनरल अंतिम सहमति दे देता था इनके द्वारा लाए गए कानूनों को। ठीक हो गई बात? तो ये मजाक बना रखा था। इसके अलावा और क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं हम। चलिए, विधान परिषद भी तो है, ठीक है। चलिए, तो और क्या है इसमें, और क्या प्रावधान किए गए? प्रांतीय परिषद जो होती थी, जो गवर्नर जनरल उसे परिषद थी, अब उसे क्या कहा जाने लगा? उसे कहा जाएगा विधान परिषद कहा जाएगा। नंबर एक बात। दूसरा, इसमें क्या कहा गया? 70% सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। समझ रहे हैं आप? 70% सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव कैसे होगा? चुनाव जो लोग चुनेंगे उनके लिए आ, मतदाता, आप देखिए, मतदाता के लिए क्या लगाया गया? संपत्ति, ठीक है, और संप्रदाय की योग्यता लगाई गई है ना। देखिए ये ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने ना, संपत्ति संप्रदाय की योग्यता लगा दो। आज क्या है हमारे यहाँ योग्यता? कि केवल 18 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और 30% सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे, है ना। 30% ही तो बचे, 30% सदस्य मनोनीत होंगे। और क्या कहा गया था इसमें? 20% से ज्यादा सरकारी नहीं हो सकते हैं, 20% से ज्यादा सरकारी नहीं। ठीक होगी बात? और क्या सदस्य क्या कर सकते थे? सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक बात है। बजट को अस्वीकार कर सकते थे, अस्वीकार कर सकते थे। ठीक होगी बात? तो आप देख सकते हैं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि 70 सदस्य निर्वाचित आ गए तो ये तो बड़े अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, परंतु, परंतु क्या? परंतु को आप समझिए, गवर्नर किसी भी कानून को क्या कर सकता था? वीटो। वीटो का मतलब निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। ठीक होगी बात? अब इस एक्ट का अगर जो मूल्यांकन करें हम, तो आप देख लीजिए, मैं मूल्यांकन के स्तर पे आता हूँ। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा? सबसे पहले कांग्रेस ने कहा कि ये निराशाजनक व असंतोषप्रद कहकर इसकी आलोचना करी। कांग्रेस ने कहा द्वैध शासन को केंद्र में भी लागू करो, प्रांत के साथ केंद्र में भी लागू करो, ये कहा कांग्रेस ने। इसी कारण से इसे, ठीक है, वो क्या कहा कांग्रेस ने? आलोचना करी, निराशाजनक और असंतोषप्रद कहकर आलोचना करी है। फिर भी अगर जो हम मूल्यांकन करें तो देखिए, मंत्री तो चुने गए हैं प्रांतों में, आप देख सकते हैं। तो चुने हुए मंत्रियों ने क्या करा? शिक्षा, स्थानीय विकास जैसे मुद्दे उठाए जा करके, ठीक बात है, सुधारों पर ध्यान दिया, विकास के सुधार किए, और इस सुधार से क्या हुआ? अनुभव मिले, और अनुभव मिले, और इस अनुभव ने क्या किया? भविष्य के लिए नींव का काम किया। ठीक है, तो मैंने आपको महत्वपूर्ण सारे प्रावधान बता दिए गए हैं 1919 के अधिनियम में, जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा 1919 का अधिनियम। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, और अगर आपको लगे ठीक था तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।